अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन के मेरे मुताबिक ये चैप्टर आपकी जो मॉडर्न फिजिक्स है उससे रिलेटेड है। मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स की तरफ लेकर जाती है आपकी चीज़ों को। नेक्स्ट जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में। इसके अंदर हम बहुत बेसिक बातें पढ़ेंगे जो कि आपने ऑलरेडी ही कभी ना कभी पढ़ी होंगी, लेकिन बातों को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं बातों से आगे कुछ एडवांस बातें भी हम लेकर चलेंगे। और इसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनको भी साथ साथ लेकर चलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको अच्छी लगे तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, चाहे कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर भी करें। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम एटम के मुतालिक पढ़ेंगे कि एटम का कॉन्सेप्ट कब आया। हमारे पास जो ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रेटस, उसने सबसे पहले 585 बीसवी में ये बात की थी कि मैटर इज बिल्ड फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मैटर हैं, वो सारी की सारी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनती हैं। उन स्मॉल पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया था एटम का। अब एटम का नाम क्यों दिया? क्योंकि वो ये समझते थे कि वो सबसे छोटा पार्टिकल है और उसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। एटम वर्ड का जो मतलब है वो भी यही है, इनडिविजिबल, मतलब ऐसी चीज जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये बात हमने लिख ली। द एटम मीन्स इनडिविजिबल, कि एटम का मतलब क्या है? इनडिविजिबल है इन ग्रीक लैंग्वेज में। तो पहले वाले ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस का यह मानना था कि सारे मैटर छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उन छोटे पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दे दिया एटम का। एटम का नाम इसलिए दिया क्योंकि वो ये समझते थे कि ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं इनको मजीद नहीं तोड़ा जा सकता, इनसे मजीद छोटा कोई पार्टिकल नहीं हो सकता, ये सबसे छोटे हैं। लेकिन ये बात आज की डेट में गलत है। हमें पता है कि हम एटम को मजीद तोड़ सकते हैं और इस चैप्टर में हम एटम को तोड़ेंगे भी। लेकिन चूंकि स्टार्टिंग यही था कि एटम को इंडिविजिबली कंसिडर किया जाता था, इसलिए ये जो नाम अब पड़ गया इसका एटम का, आज तक यही नाम चलता आ रहा है, इसको चेंज नहीं किया गया। तो ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम। रदरफोर्ड ने 1911 में कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके उसने ये बात प्रूव की कि एटम के सेंटर में उसका सबसे ज़्यादा मास मौजूद होता है और इस मास पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। इसलिए उसने इसके सेंटर को क्या नाम दिया? न्यूक्लियस का नाम दिया। यही बात हमने लिख दी कि पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम वाज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस, कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड है, मतलब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज दरमियान में इकट्ठा हुआ पड़ा है। उसको उसने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस का। तो ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। बाद में हमें ये भी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इसके न्यूक्लियस में बेसिकली दो पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन और देन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स। क्लियर? द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियॉन बेसिकली उन पार्टिकल्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है जो पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस में मौजूद हो। तो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए इन्हीं को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। वैसे तो अब इनके अलावा और भी बहुत से पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन अभी उन पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ अपने बेसिक्स को क्लियर करना चाह रहे हैं। तो रदरफोर्ड 1911 में रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। बाद में हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स ने यह भी बताया कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक बार याद रखिएगा कि प्रोटॉन्स की जो डिस्कवरी है वो भी किसने की थी? रदरफोर्ड ने ही की थी, लेकिन न्यूट्रॉन्स रदरफोर्ड ने डिस्कवर नहीं किए थे। यहाँ तक हमने कुछ बेसिक्स बातें पढ़ ली। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है कि किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। अभी के लिए इस एटम की एग्जांपल ले लेते हैं कि इस एटम के अंदर ये दो रेड कलर की क्या मौजूद है? प्रोटॉन्स है। तो ये मेरे क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। इन्हीं प्रोटॉन्स को क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर कहा जाता है और इनको जी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि मेरे पास ये जो एटम है इसके अंदर दो प्रोटॉन्स है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। एटॉमिक नंबर को जी के साथ लिखा जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि इसका जो एटॉमिक नंबर है जी इज इक्वल टू 2 होगा। मतलब इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 2 हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने न्यूट्रॉन नंबर के ऊपर। न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है बेसिकली कि न्यूट्रॉन्स की तादाद को ही न्यूट्रॉन नंबर कहा जाता है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस, कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनको कहा जाता है न्यूट्रॉन नंबर, और इसको n के साथ ही लिखा जाता है। तो इसके अंदर ये दो प्रोटॉन्स थे और ये जो ब्लैक कलर के हैं ये दो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स है, दो हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, न्यूट्रॉन नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी एटॉमिक मास के ऊपर। कि एटॉमिक मास क्या होता है। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास कहा जाता है। जैसे कि मेरे पास ये वाला एटम है, अब इस एटम के अंदर दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स है, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, 4 होगा। तो एटॉमिक मास को A के साथ लिखा जाता है। तो एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स को n के साथ लिखा ही जाता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n आ गए प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के जो नंबर होते हैं उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है, तो मैं इसको z के साथ लिखता हूँ, इसलिए z आएगा यहाँ पे। तो इस एटम की एग्जांपल ली जाए तो इसके अंदर दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका एटॉमिक मास कैसे आएगा, दो ही न्यूट्रॉन्स थे और दो ही मेरे पास प्रोटॉन थे, तो दोनों को जमा किया तो मेरे पास एटॉमिक मास क्या आ गया, 4 आ गया। इस तरीके से हम इसका एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है वो आपने याद रखना है कि किसी भी एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये तकरीबन तकरीबन बराबर होती है मास में। क्लियर। तो ये बात याद रखिएगा कि जितना साइज प्रोटॉन्स का होता है उतना ही तकरीबन साइज किसका होता है, न्यूट्रॉन्स का होता है। मतलब दोनों का मास क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़े होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, बाहर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का साइज बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के। कितना छोटा होता है, तो तकरीबन तकरीबन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से कितने बड़े होते हैं, 1836 गुना बड़े होते हैं। समझ गए बात को कि आप यूं कह लो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो साइज है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना बड़ा होता है। ये उनसे 1836 गुना बड़े होते हैं। तो ये एक एमसीक्यूज के तौर पर ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सिंबल के ऊपर। सिंबल मतलब किसी भी एटम को किस तरीके से लिखा जाता है। मैं मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कोई एटम है, मैंने इस एटम का नाम रख दिया एक्स। अब इसका ये जो सिंबल है ना एक्स, इसके ऊपर हम दो चीजें लिखते हैं। ऊपर की तरफ हम लिखते हैं एटॉमिक मास और नीचे की तरफ हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। क्लियर। जैसे कि इस एटम की बात की जाए तो इसका जो एटॉमिक मास था हमने अभी भी निकाला, वो आया था 4, तो ऊपर क्या लिखूंगा मैं, 4 लिखूंगा। और एटॉमिक नंबर ये था, एटॉमिक नंबर 2 था, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जी की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी एटम लिखा जाता है कि हम उसके सिंबल के ऊपर एटॉमिक मास और नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं। अब एक एटम है हमारे पास हाइड्रोजन का, वो सबसे सिंपलेस्ट एटम है क्योंकि उसके दरमियान में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस में, इसके पास कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, और एक ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है जिसने इसके गिर्द रिवॉल्व करना होता है। तो ये दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एटम मौजूद है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, हाइड्रोजन को H के साथ लिखा जाता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कैसे आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को जमा करके, तो इसके पास तो एक ही प्रोटॉन है तो एटॉमिक मास एक ही रहेगा, और एटॉमिक नंबर भी क्या रहेगा, एक ही रहेगा। एटॉमिक नंबर में क्या लिखता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो भी एक है तो वो भी क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ले, तो ये मेरे पास दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एटम था जिसका मैंने आपके सामने एक सिंबल लिख दिया। एक और हमारे पास एटम है कार्बन। अब बोर्ड के अंदर ना ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस तरीके से, कोई भी एटम वो आपको दे सकता है और कहता है कि बताओ इस एटम के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं और इसका एटॉमिक मास कितना है, ये बताओ। तो हमें ये चीजें पता है कि जो नीचे लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये भी पता है आपको कि एटॉमिक नंबर ही बेसिकली क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी क्या है, 6 है।
क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ये दोनों एक ही बात है। दूसरी चीज ये भी पूछी जाती है कि बताएं इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो न्यूट्रॉन्स कैसे आते हैं, देखिए ये जो होता है हमारे पास, ये टोटल मास होता है। ये कैसे होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जमा करके। तो प्रोटॉन तो 6 है, अगर मैं इसमें से प्रोटॉन्स को माइनस कर दूंगा तो बाकी क्या बचेंगे, न्यूट्रॉन्स बचेंगे। तो मुझे अगर इसके न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो कैसे आएंगे कि मैं इसके एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को निकाल दूं, ऊपर में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और वो भी क्या आएंगे, 6 आएंगे। और आखिरी चीज के एटॉमिक मास क्या है, ऊपर वाली चीज को एटॉमिक मास कहता है, तो ये मेरे पास क्या होगा, मेरा एटॉमिक मास होगा। आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। किसी भी एटम के सिंबल में से उसके एटॉमिक मास को, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि आपको क्लियर करना ज़रूरी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सब की समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।